नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के झाबुआ के दौरे पर हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने झाबुआ को 7,300 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बड़ी सौगात दी। वहीं कार्यक्रम के बाद पीएम ने झाबुआ में रोड शो किया और जनसभा को संबोधित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए तो जनजातीय समाज हमारे देश का गौरव है। कांग्रेस ने इतने सालों में 100 ही एकलव्य स्कूल खोले थे, जबकि बीजेपी की सरकार ने अपने 10 साल में ही इससे 4 गुना ज्यादा एकलव्य स्कूल खोल दिए। एक भी आदिवासी बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाए, ये मोदी को मंजूर नहीं है। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। आज से रतलाम और मेघनगर रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने का काम भी शुरू हो रहा है। जनजातीय समाज की मेरी करीब 2 लाख बहनों बेटियों के खातों में 1500 रुपये भी आज भेजे गए हैं। एक साथ विकास के इतने सारे काम ये बता रहे हैं मध्य प्रदेश में फिर से एक बार बनाई हुई ये डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है। विकास के इस महाअभियान का श्रेय मध्य प्रदेश की जनता को जाता है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां आपके बीच आने से पहले मैंने देखा कि मेरी इस यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है। भांति भांति की बातें लिखी जा रही है, भांति भांति की बातें बोली जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। एमपी ने यह भी बता दिया है कि भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकारों के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार, 24 में फिर एक बार, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में जो हमें भारी जन समर्थन किया है, हमारे इतने सारे साथियों को विजयी बनाया है। आपने हमारे पर जो विश्वास रखा है ना, मैं आज फिर एक बार गारंटी देता हूं कि इस विश्वास के अनुरूप हम दिन रात आपके लिए काम करेंगे।
साथियों, कुछ दिन पहले जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा, देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लेकिन लाओगे कैसे? मैं आपको एक जड़ी बूटी देता हूं, दे दूं? मैं पब्लिकली जड़ी बूटी दे रहा हूं। देखिए, आपको बस आज से यहां से जाकर के एक ही काम करना है, ज्यादा नहीं, एक ही काम। क्या काम करना है? पिछले 3 चुनाव में आपके यहां पोलिंग बूथ में क्या रिजल्ट आया था वो निकालो। पोलिंग बूथ में कमल पर कितने वोट पड़े थे उसका हिसाब निकालो। निकालोगे? 3 चुनाव का निकालोगे? फिर उसमें जिस समय सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसको जरा लिख लो कि इस पोलिंग बूथ में पिछले चुनाव में 3 में ये सबसे ज्यादा वोट मिले थे। लिख लोगे? जरा जवाब दीजिए, लिख लोगे? फिर आप तय करना कि अब जो ज्यादा से ज्यादा वोट बूथ में मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए। करेंगे? यानी आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट ज्यादा पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। लाएंगे? हिसाब किताब करेंगे? एक एक मतदाता की सूची बनाएंगे? सरकार के काम उसको बताएंगे? उसने कौन कौन सी योजना का लाभ उसके घर तक पहुंचा है ये बताएंगे उसको? और जिसको अभी पहुंचा नहीं है उसको विश्वास देंगे कि मोदी जी फिर से आकर के काम पूरा करेंगे? बताओगे? अब एक पोलिंग बूथ में अगर आप नए 370 वोट 370 वोट આપણે ગુજરાતીમાં 370 કહીએ ને, हाँ, 370 वोट अतिरिक्त होने चाहिए। अगर ये मेरे हर बूथ में हो गया तो 370 पार पक्का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर गौरवान्वित करने का काम किया है। अयोध्या में राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ढेर सारे हमारे सांस्कृतिक चेतना केंद्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्जीवित करने का काम किया है। शिवरात्रि देसी केंद्र के श्री चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत। ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಜಗದ್ಗುರು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। मित्रों, आज मेरे साथ इस मंच पर मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान प्रहलाद जोशी, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री और मेरे मित्र श्रीमान बसवराज बोम्बाई जी, हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष युवा नेता श्री विजेंद्र येदुरप्पा जी, कर्नाटक असेंबली में हमारे प्रतिपक्ष के नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री आर अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर जिनका बड़ा योगदान रहा ऐसे श्री सीटी रवि जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद
भाई प्रताप सिन्हा जी और जिनका पूरे कर्नाटक के शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, हमारे पूर्व सांसद श्रीमान प्रभाकर कोरे जी, और आज इस पवित्र अवसर पर आए हुए सभी भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत। सबसे पहले श्री सुट्टूर मठ के 24 के 24 मठाधीश जो अब तक हुए हैं, वो सभी के देश, समाज और लिंगायत परंपरा के लिए जो योगदान रहा है, उसके लिए मैं उनको याद करना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं कर्नाटक की पवित्र भूमि पर हूं, तब जगत ज्योति बसवन्ना को भी मन से प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बसवन्ना ने न केवल अपने अनुयायियों के लिए अपने वचनों से देश भर के करोड़ों जीवों को मोक्ष का रास्ता बताया है, करोड़ों जीवों को सद रास्ते पर जाने की प्रेरणा दी है, और अनेक जीवों की शांति का मार्ग बसवन्ना ने अपने वचनों में सिद्ध किया है, प्रशस्त किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर परिसर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्पीकर सतीश महाना के निमंत्रण पर विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य आज राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। निष्कासित कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि मुझे कल रात कई न्यूज चैनलों के माध्यम से जानकारी मिली कि कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी जारी की है। इसमें उन्होंने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाता है। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे कांग्रेस से मुक्ति देने का फरमान जारी किया है। केसी वेणुगोपाल या मल्लिकार्जुन खड़गे ये बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थी? क्या भगवान राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मैं राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं कर सकता। निष्कासन बहुत छोटी चीज है। आज इस उम्र में एक संकल्प ले रहा हूं कि मैं आजीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी जारी की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी ने एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे कांग्रेस से मुक्ति देने का फरमान जारी किया। साथ ही साथ मैं उनसे ही सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से। तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होना पार्टी विरोधी है? क्या श्री कल्की धाम का शिलान्यास कराना पार्टी विरोधी है? क्या नरेंद्र मोदी जी से मिलना पार्टी विरोधी है? क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देना पार्टी विरोधी है? सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम के निष्कासन का नहीं है। सवाल इस बात का है कि वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, वो कांग्रेस जो सुभाष चंद्र बोस
पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, आज उस कांग्रेस को किस रास्ते पे ला करके खड़ा किया गया है। क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें चमचागिरी करनी जरूरी है? क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें झूठ बोलना जरूरी है? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो सनातन को मिटाने की बात करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो राम का अपमान करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो लोग रह सकते हैं जो हिंदू धर्म को और हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो लोग रहेंगे जो हिंदुओं की आस्था को रोज ठेस पहुंचाने का काम करेंगे? मैं आपके माध्यम से ये साफ कर देना चाहता हूं कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता है। निष्कासन बहुत छोटी चीज है। हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रीय अस्तित्व, राष्ट्रीय अस्मिता और सनातन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि इस देश को एक सुयोग्य, सुसंस्कृत, समर्थ नेतृत्व की आवश्यकता थी, जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की है। मैं उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी आज आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आने का मेरा न्योता स्वीकार किया है। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि 16-17 साल की उम्र में मैंने जो वचन राजीव गांधी जी को दिया था वो आज तक निभाया है, और आज इस उम्र में एक संकल्प ले रहा हूं कि मैं आजीवन नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान परिवार सहित सोमवार को यूपी के अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल माता, पिता और पत्नी के साथ रामलला के दर्शन करने वाले हैं। गांव चलो अभियान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि केंद्र स्तर से एक कार्यक्रम तय किया गया है। इस अभियान में हमारे सभी कार्यकर्ता किसी न किसी बूथ में जाएंगे ताकि हमारे प्रदेश में उपस्थित 19.5 हजार बूथ में कोई न कोई कार्यकर्ता जाकर वहां लाभार्थियों से संपर्क कर पाए। जैसा भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, ऐसे ही केंद्रीय स्तर से एक कार्यक्रम तय किया गया है कि बूथ बूथ जाने के लिए, चाहे शहरी बूथ में जाएं चाहे ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, तो अभी एक अभियान जो शुरू किया गया है, इसमें हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक सभी कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, फिर शक्ति केंद्र, मंडल, जिला अथवा प्रदेश अथवा राष्ट्रीय स्तर के भी हमारे जो नेता हैं, वो भी किसी न किसी एक बूथ में और जाने का अभियान शुरू किया है, ताकि हमारे जो प्रदेश के लगभग 19,500 बूथ है, हर एक बूथ में कोई न कोई कार्यकर्ता जाकर के और वहां जो लाभार्थियों से संपर्क करेंगे, डोर टू डोर जो हमारे लोग हैं उनसे संपर्क करेंगे, और जो भी आगे चुनाव की तैयारी के नाते से सब बातें हम कर रहे हैं। इसलिए बड़े बड़े कार्यक्रम अपने स्थान पर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी होता है डोर टू डोर जाकर के, और हम लोग जो व्यक्तिगत संपर्क करते हैं उसमें से वास्तविकता भी हमें पता लगती है कि हम आज कहां खड़े हैं, क्या हमको काम करना है। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ पहले था उससे भी ज्यादा बढ़कर के दिखाई दे रहा है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं एक बूथ, ये जो पंचकुला का बूथ नंबर 114 है, इसमें मुझे अपनी ड्यूटी देने के लिए आना था, मैं आया हूं। अभी एक बैठक हुई है, अभी और भी 1 घंटे का कार्यक्रम और है शेष। पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने ठान लिया है कि दिल्ली की सभी 7 सीट आपको दी जाएंगी। आपको बता दें कि केजरीवाल शनिवार को कह चुके हैं कि पंजाब की सभी 13 सीटें और चंडीगढ़ की लोकसभा सीट जीतेंगे। आम आदमी पार्टी गुजरात के भरूच और असम की 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। मंगलवार 13 फरवरी को गोवा, गुजरात और हरियाणा में उम्मीदवारों को तय करने के लिए पार्टी ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई हुई है। इंडिया गठबंधन को लग सकता है क्योंकि केजरीवाल ने गठबंधन से दूरी बना ली है। आपने अकेले दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। दोस्तों, दिल्ली के लोगों ने इस बार ठान लिया है। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें
दिल्ली के लोगों ने ठान लिया, सातों की सातों सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पिछले 10 सालों में किसान और जवान को बर्बाद किया गया। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे उनसे बात नहीं की। किसान 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़े। बीजेपी कानून को निलंबित किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। उन्होंने उस समय आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन 3 काले कानूनों को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहां है? ये प्रधानमंत्री मोदी की चाल है, जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। पिछले 10 सालों में इस दोनों संस्थाओं को, किसान को, जवानों को बर्बाद कर दिया। मैं ये बोल रहा हूं, आपको मालूम है किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे, उनसे बात नहीं की है। किसान 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, लेकिन उन्होंने कानून को सस्पेंड किया, लेकिन कानून अभी नोटिफिकेशन में वापस लेने का आया नहीं। तो जब तक ये उस वक्त आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने कानून को, 3 काले कानून को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहां है कि हमने ये रद्द कर दिया, ये 3 कानून हमने कैंसल कर दिया, ये अभी तक बाहर नहीं आया। ये मोदी की चाल है। ये हमेशा दिखाते हैं, जैसे हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं और खाने के एक होते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रामलला के दर्शन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य आज भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान राम सबकी मनोकामना पूरी करें और तीसरी बार 400 पार के साथ प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार देश में बने। सब लोग आनंदित हैं। जो नहीं आए हैं वो केवल सपा है, और सपा का मतलब सफा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आरजेडी के लोग डरे हुए हैं। वो भयभीत हैं कि हमारे विधायक खूंटा उखाड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि वो वंशवादी और भ्रष्टाचारी जमात में रहना नहीं चाहते और वो ऊब चुके हैं। इस मानसिकता के लोगों द्वारा विधायकों को बंधुआ मजदूर की तरह बांध कर रखने का ये प्रयास लोकतंत्र को कमजोर करता है। विधायक पर विश्वास करना चाहिए और उसके मान सम्मान को बढ़ाना चाहिए। खबर बिहार से है, जहां पर फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी बड़ा खेल कर सकती है। लालू के खास सांसद मनोज झा ने कहा है कि पहले विधानसभा स्पीकर को हटाकर तो दिखाएं, नीतीश के पास 122 विधायकों का समर्थन नहीं होगा। इसमें आप सब एक बार गौर से सुनिए, आप गौर से सुनिए इसको। उसमें कहा गया है कि जितने भी सदस्य हैं उसका मतलब होगा इनको हटाने के लिए कि जिनके सीट वैकेंट नहीं है उन सब के आधार पर गणना होगी। तो 243 में संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। मैं सिर्फ ये इसलिए रख रहा हूं कि कोई इसमें पेच ना करे। गांधीवाद की बात करने वालों से भी आग्रह करूंगा कि कौन से गांधी पसंद है, करेंसी वाले गांधी या हेराम वाले गांधी। करेंसी नोट पे छपे गांधी के प्रति अगर सम्मान है तो आप वही करेंगे जो करते आए हैं, लेकिन अगर गांधी है तो आपको ये तय करना होगा कि ये फैसला इसी हिसाब से होगा। और हम सब एकजुट हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। बच्चा बच्चा इस बिहार का कल के दिन का इंतजार कर रहा है। हमारी ओर से ये चीजें स्पष्ट है कि हम संविधान के दायरे में चलने के लिए मजबूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में चीजें चाहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आलोक में निर्णय होगा। हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि पहला अभिभाषण के बाद कार्यावली में पहली चीज स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। उसके संदर्भ में मैंने दोनों जजमेंट का जिक्र कर दिया। 179C का इंटरप्रिटेशन जो है वो कर दिया। दोनों जजमेंट की कॉपी आपको दिखा दी। मैं चाहूंगा कि सरकार में जो एडवाइजर्स हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब गौर से देखें, पढ़ें इन फैसलों को और उसके आधार पर बिहार में और देश में लोकतंत्र के लिए एक संदेश। इंडिया के पास जो है, आप लोग जो कह रहे हैं जिस तरीके से एनडीए के पास नंबर है, आप लोग माहौल बनाए हुए हैं, आखिर इस माहौल के पीछे वजह क्या है? नहीं, देखिए आप बिला वजह कह रहे हैं, माहौल हमने नहीं बनाया। आप विधायकों को आपने रुकवाया है ना? हम तो कम से कम कार्यशाला के नकली नाम से नहीं ले गए। हम तो अपने विधायकों, हम तो उनमें से नहीं जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुंचे। हमारे सारे विधायक, महागठबंधन दल के सारे नेता हैं, सब मेरे साथ खड़े हैं।
देसी एकजुटता है और वो एकजुटता मैं इसलिए तो आपको संदेश मैंने नहीं सर्वोच्च न्यायालय के इस जजमेंट को आपके सामने रखने का उद्देश्य एकमात्र था। आप लोग कुछ भी इसका इंटरप्रिटेशन करें। सरकार को अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर पास कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 122 सदस्य चाहिए। हम उनको शुभकामनाएं दें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मथुरा हो, काशी हो या अयोध्या हो, हम सभी के लिए ये बहुत ही पवित्र स्थल है। लोगों की अपेक्षा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी विकास हो। जिस प्रकार पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भगवान राम का मंदिर बना है, उसी तरह सौहार्द के साथ और कानून के तहत भगवान कृष्ण भी विराजेंगे। ये हम सभी की अपेक्षा है। कल बिहार विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट पर आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा, खेला तो हो गया, अब कोई खेला नहीं है। ये बयान भ्रमित करने के लिए दिए जा रहे हैं। जिन लोगों ने अपने विधायकों को बंद करके रखा है, खाना पीना दे रहे हैं, मोबाइल तक बंद कर दिए हैं, वो लोग डर रहे हैं और वही कह रहे हैं कि खेला होगा। उनको ना डर है जी, जो लोग अपने विधायक को बंद करके रखे हैं, घर पर रखे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, मोबाइल बंद किए हुए, तो डर उनको है। आप वही कह रहे हैं खेला होगा। इसलिए बिहार में कोई खेला नहीं, अब खेला होगा अप्रैल में जब लोकसभा का चुनाव होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।